नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम अपना लेसन 2 मैनेजमेंट प्रोसेस और फंक्शन। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, प्रक्रिया व कार्य। मैनेजमेंट प्रक्रिया या हम कह सकते हैं कार्य। अब प्रक्रिया क्या होती है? मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले पार्ट में अध्ययन किया था। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होती है। अब प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि क्रिया, किसी काम को करना क्रिया है। अब प्रबंध के अंतर्गत हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी क्रियाएं करेंगे, वह सभी क्रियाएं क्या कहलाएगी? प्रबंध प्रक्रिया कहलाएगी। प्रबंध के अंतर्गत हम जो भी काम करेंगे उस काम को हम क्या कहेंगे? प्रबंध प्रक्रिया कहेंगे। आज हम इस प्रबंध प्रक्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है। आपको पता होगा कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें तो प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन से लेकर के मूल्यांकन तक समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन से लेकर के मूल्यांकन तक की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। एक विद्वान हुए थे स्टोनर। स्टोनर ने क्या कहा था? प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित समूह है। स्टोनर कहता है प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित समूह है। प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित समूह है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं? प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं? इसके मुख्य कार्य व सहायक कार्य। आज हम एक 6 नंबर के प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध प्रक्रिया, इसके मुख्य कार्य व सहायक कार्य विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पहला प्रबंध प्रक्रिया की विशेषता हमने देखी। प्रबंध प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन से लेकर के मूल्यांकन तक की समस्त क्रियाएं इसमें सम्मिलित है। उसके बाद स्टोनर कहता है कि प्रबंध प्रक्रिया क्या है? प्रबंध प्रक्रिया कार्यों का व्यवस्थित समूह है। प्रक्रिया किसी कार्यों का व्यवस्थित समूह। कार्य कौन से? नियोजन से मूल्यांकन तक सम्मिलित सभी कार्यों का समूह क्या कहलाता है? प्रक्रिया कहलाता है। प्रबंध प्रक्रिया को प्रतिरूप भी कहते हैं। प्रतिरूप यानी कि मॉडल। और कौन सा मॉडल? मैनेजमेंट मॉडल। तो प्रबंध प्रक्रिया को प्रबंध प्रतिरूप भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट मॉडल भी कह सकते हैं। अब कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो प्रबंध की विशेषता हमने देखी थी, वही इस प्रबंध प्रक्रिया की क्या है? विशेषताएं हैं। पहले तो आपको पता होगा प्रबंध प्रक्रिया मान्यकारी है, प्रबंध सार्वभौमिक है। तो प्रबंध प्रक्रिया को हम एक नाम दे सकते हैं। कौन सा नाम? प्रबंधन। अब हम प्रबंध प्रक्रिया ना लिख करके नाम लिखेंगे सीधा प्रबंधन। प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, यह कौन कौन सी वीडियो के अंतर्गत आता है, तो आइए जानते हैं। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों तथा हम कह सकते हैं लाभों को प्राप्त करने का सामूहिक प्रयास है। प्रबंध प्रक्रिया क्या है? पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा लाभों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास है। इसका एक कार्य कौन सा हो गया? संगठन बनाना। सभी मिलकर के साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये क्या होगा? सामूहिक प्रयासों से काम किया जाएगा।
तो ये क्या है, एक सामूहिक प्रयास है। फिर एक चीज और होती है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस प्रबंधन को संगठन का, किसी भी संस्था का हम क्या कह सकते हैं, संगठन का मस्तिष्क या दिमाग है। किसी भी संगठन में प्रबंधन ही क्या है, उसका मस्तिष्क है, उसका दिमाग है। क्यों है? क्योंकि प्रबंधन के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है, उसके नियोजन किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, वो किसके द्वारा होता है, प्रबंधन के द्वारा। जो हम दिमाग से करते हैं, अपने मस्तिष्क से करते हैं, जिसके कारण से प्रबंधन को संगठन में क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। फिर हमने उसी पार्ट में देखा था कि प्रबंधन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। तो प्रबंधन है जो केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। प्रबंधन है जो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। अब आपको पिछली बार मैंने बताया होगा, केंद्रीकरण की प्रक्रिया कहां से ली चुकी है, फ्रांस से ली जा चुकी है, और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अमेरिका से ली जा चुकी है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है जो भारत में है, जो दोनों रूपों में चलती है। दोनों रूपों में किस प्रकार से चलती है, तो आपको पता होगा, एकल या लघु उद्योगों में जो छोटे उद्योग होंगे उनमें यह प्रक्रिया चलेगी, जबकि उच्च या विस्तृत उद्योग होंगे, विस्तृत उद्योगों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया होगी। क्यों होगी? क्योंकि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति या उच्च अधिकारी अपने अधिकार, उत्तरदायित्व, अपनी सत्ता अधीनस्थों को, निम्न स्तर के लोगों को पहुंचाता है। इसलिए यह विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया सभी अधिकार, सत्ता, उत्तरदायित्व व्यक्ति अपने पास रखता है, इसलिए यह केंद्रीकरण की प्रक्रिया है। आपने 3 विशेषताओं के बारे में जाना। आगे चौथी विशेषता क्या कहती है कि प्रबंधन है जो स्वचालित और यांत्रिक नहीं है, यह तो गतिशील है और यह क्रियाशील है। प्रबंध न तो स्वचालित है और न ही यांत्रिक, ना तो इनको मशीनों के माध्यम से चलाया जा सकता है और ना ही ये अपने आप चलता है। प्रबंधन न तो स्वचालित है व न ही यांत्रिक है, बल्कि यह तो क्रियाशील व गतिशील है। इसी में हम लिखे प्रबंधन निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। दोनों विशेषताओं को समझे। पहले तो प्रबंधन अपने आप नहीं होता है, प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। इनको मशीनों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यंत्रों के माध्यम से नहीं किया जाता, मनुष्य करता है इनको। प्रबंधक एक मनुष्य होता है, मशीन नहीं होती है। बल्कि यह तो क्या होते हैं, क्रियाशील होती है, कार्य को करने के लिए होती है, और गतिशील होती है, निरंतर चलती रहती है। अभी प्रेरणा देगा, आपने स्टाफिंग देखा, आपने नियुक्तिकरण निर्देशन, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ये गतिशील है और किस प्रकार से ये है क्रियाशील है। इनके एक मुख्य कार्य पढ़ेंगे, मुख्य कार्य में, सहायक कार्यों में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से ये क्रियाशील है और किस प्रकार से यह गतिशील है। उसके बाद प्रबंधन निदानात्मक और उपचारात्मक है। निदान और उपचार में क्या अंतर होता है? दिखने में समानार्थक शब्द हैं, अपराध और पाप के जैसे। अपराध और पाप के जैसे दोनों समान अक्षर है, निदान और उपचार, लेकिन दोनों में, इन दोनों में भी अंतर है और इन दोनों में भी अंतर है। अपराध क्या होता है? कानूनी कार्रवाई या धार्मिक, धर्म से संबंधित जो पाप करते हैं, ईश्वरीय, उसे पाप कहते हैं। और कानून के संबंध में जो होता है, कानून की दृष्टि में जो होता है, उसे हम पाप कहते हैं, अपराध कहते हैं। देखिए निदान क्या होता है और उपचार क्या होता है। मान लीजिए कि आपके कुछ समस्या हुई, उस समस्या यानी कंपनी में कोई समस्या हुई, उस समस्या का क्या हुआ कि उसने हल ढूंढा, उस हल को क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। अब उस हल को लागू करना और उस समस्या को दूर करना क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है।
मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या समस्या आई, उस समस्या को ढूंढना निदान कहलाता है और उस समस्या को दूर करना क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। तो प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर अगली आती है कि प्रबंधन सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यस क्यों है सार्वभौमिक, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, देख लेना। ये प्रबंध सार्वभौमिक है, क्यों है, क्योंकि प्रबंध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लघु, सैनिक यानी सभी जगह पर विभिन्न रूप से इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए यह कैसी प्रक्रिया है, यह है सामाजिक प्रक्रिया है। फिर प्रबंधन कला और विज्ञान है। कला और विज्ञान कैसे है, इसके कुछ सिद्धांत है, इसके कुछ शोध है, शोध के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखता है, इसलिए इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया, इसलिए विज्ञान है। और कला क्यों है, क्योंकि मानवीय कौशलों के साथ साथ इसका किसका प्रयोग किया जाता है, मानव के कौशलों का प्रयोग किया जाता है। मानवीय कौशलों के साथ ये क्या अपनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, इसलिए इसके क्या है, इसलिए यह विज्ञान और कला दोनों है। तो आपने विशेषताओं को देखा, विशेषताओं को देखने के बाद विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, क्योंकि यह पार्ट, यह यूनिट आपकी 16 नंबर की यूनिट है। और 16 नंबर की यूनिट है तो आपको पता होगा 6 नंबर का भी प्रश्न आएगा, 4 नंबर का भी प्रश्न आएगा, 1-1 नंबर के भी प्रश्न आएंगे और 1-2 नंबर का भी प्रश्न आएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न 16 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान रखें, इस यूनिट में से 16 नंबर के प्रश्न बनने के आपके चांस है। तो 1 नंबर का भी आएगा, 4 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का भी आएगा और 6 नंबर का भी प्रश्न आएगा। तो विशेषताएं हमने देखी, अब हम इसके देखते हैं कार्य। विभिन्न विद्वानों ने इसके अलग अलग कार्य दिए हैं। इनके कार्यों को जानने के लिए हम जानते हैं कुछ इनके छोटे छोटे शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होगा राल्फ डेविस, एक विद्वान है राल्फ डेविस, जिन्होंने क्या परिभाषा दी थी, POC। अब POC, P का अर्थ क्या होता है आप बता सकते हैं, P का अर्थ होता है प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। फिर C का अर्थ क्या होता है, C का अर्थ होता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल। तो राल्फ डेविस कौन सी परिभाषा बताता है, राल्फ डेविस बताता है कि प्रबंध है जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है। परिभाषा सीधी सी पूछी जाएगी तो ध्यान रखना। अब ऐसे ही शब्द है, सामान्य रूप से मैं छोटे छोटे रूप में लिख रहा हूं। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल क्या बताता है, POCC। लूथर गुलिक व लिंडाल उर्वरिक यह देता है POS, पोस्ट कोरम, और एक अपना एराल्ड शिमनी। एराल्ड शिमनी कौन सी परिभाषा देता है, POIM। अब यहां पर देखिए कुछ परिभाषाओं को यहां पर समझने के प्रयास करेंगे। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध प्रक्रिया की क्या परिभाषा दी है, तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि प्रबंध प्रक्रिया में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन और कमांड ये प्रक्रियाएं शामिल है। जबकि लूथर गुलिक या लिंडाल उर्वरिक कहता है कि प्रबंधन में, प्रबंध प्रक्रिया में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग शामिल है। अब इनके अर्थों को समझें तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था प्रबंध प्रक्रिया नियोजन, संगठन व निर्देशन की प्रक्रिया है। फिर इस ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्रबंध प्रक्रिया नियोजन, संगठन, निर्देशन
नियंत्रण व समन्वय की प्रक्रिया है। लिंडार्ड, उर्वरिक और लुथरकुली क्या कहते हैं? नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, डायरेक्शन, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, रिपोर्टिंग, और बजटिंग। ये इस प्रकार से परिभाषाएं देता है। आगे हेराल्ड सिटी क्या कहता है? POIM। POIM का आई का अर्थ क्या होता है? P का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन और मेजरमेंट। तो क्या कहता है? नियोजन, संगठन, एकीकरण और मापन। रिपोर्टिंग को हम हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं आलेखन, और बजटिंग का अर्थ होता है निर्माण करना। ठीक है, तो रिपोर्टिंग, आलेखन जो कि, और बजटिंग है जो निर्माण करना। अब इस प्रकार से POIM का अर्थ क्या होता है? नियोजन, संगठन, एकीकरण, इंटीग्रेशन और मेजरमेंट यानी कि मापन। ये सभी क्रियाएं प्रबंध की विशेषताएं हैं जो इनको हम छोटे रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विशेषता प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत आपको पूछा ही जाएगा कि हेनरी फ्योल या लुथरकुली ने कौन कौन सी विशेषताएं दी जो कि दोनों महत्वपूर्ण है। अब हम इसके, ये क्या है? इसके ये कार्य हैं, प्रबंध प्रक्रिया के कार्य हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, ये मुख्य कार्य हैं। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य कार्य और सहायक कार्य दो भागों में बांटा जाता है। तो ये सभी प्रबंध प्रक्रिया के क्या है? मुख्य कार्य हैं, कुछ इसके सहायक कार्य। अब हम इनके क्या करेंगे? इन दोनों कार्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मुख्य कार्य कौन से हैं और सहायक कार्य कौन से हैं। आइए तो जानते हैं सबसे पहले मुख्य कार्य और सहायक कार्यों के बारे में। अब आपको पता होगा प्रबंध प्रक्रिया में सबसे पहले मुख्य कार्य कौन सा होता है? तो मुख्य कार्य सबसे पहले P आ रहा है, तो P का अर्थ क्या हुआ? P का अर्थ हुआ प्लानिंग, और प्लानिंग में क्या क्या आ गया? पहला कार्य क्या हुआ? नियोजन। ठीक है, तो अब इनको कार्यों को हम विस्तार से यहां पर लिखें। नियोजन, एक साथ बता रहा हूं इनको, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आपको किस किस प्रकार से कार्य को करना पड़ेगा। तो एक काम देखिए, सबसे पहले एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। राम ने एक कंपनी बनाई। राम क्या हुआ कि राम ने अपने मन में एक विचार आया, राम ने मन में सोचा, राम ने कल्पना की, अपने सपने में इसने सोचा। विभिन्न विद्वान हुए, विभिन्न लोग हुए, विभिन्न वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले अपने दिमाग में, अपने मन में विचार आया, उस विचार को उन्होंने अपनाया। जैसे कि मान लीजिए कि ये मार्कर है, मार्कर का विचार एक विद्वान के मन में आया। उसने कहा कि इस प्रकार से मैं मार्कर बनाऊंगा जिसके अंतर्गत इस प्रकार से स्याही होगी, इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा। उसके मन में विचार आया, उसके अनुसार उसने क्या किया? काम को करना अपनाया। उसी प्रकार से राम के मन में भी एक विचार आया, दिमाग में एक विचार आया कि किस प्रकार से मैं अपनी कंपनी खोलूं, मैं अपनी संस्था खोलूं, उसके अनुसार किस प्रकार से मैं कार्य करूं। तो राम ने भी काम करना शुरू किया। उसके मन में विचार आया, तो उसने उस विचार के अनुसार क्या बनाई? योजना बनाई। योजना बना करके राम ने क्या किया? कार्य को करना शुरू किया। राम ने योजना बनाई तो उसने सबसे पहले यह सोचा कि मुझे इस काम को करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि लोग जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा कार्य को करना आसान होगा। तो उसने सबसे पहले लोगों के बारे में सोचा, योजना बनाई, और ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया? उसने एक संगठन बनाया लोगों को शामिल करके। अब संगठन बना लिया उसने, संगठन बना लिया, लोग उसके पास में आ गए। तो अब उसको कार्य को करने के लिए, कार्य को संपादित करने के लिए उनको सबको अलग अलग निर्देश देना पड़ेगा। तो राम ने क्या किया? उन सबको अलग अलग निर्देश दिया, काम को किस प्रकार से करना है। अब उसने क्या किया? निर्देश दिया, निर्देश के अनुसार उसने लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया। अब लोग काम करने के लिए प्रेरित हुए और धीरे धीरे काम करना शुरू किया।
तो किसी का काम बिगड़ेगा, किसी का काम सुधरेगा, है ना। तो राम ने क्या किया, जिन जिन लोगों का काम बिगड़ा है उनको काम बिगाड़ने में उनका सहयोग न करके उनको क्या किया, मदद न करके उनको नियंत्रित किया, उनको काम में सुधार किया। सुधार करने की वजह से लोगों ने क्या किया कि उसको नियंत्रित, अब किसी लोग को कुछ ज्यादा सुनाया दिया, किसी को कम सुनाया, जिसकी वजह से लोगों में मन मुटाव हो गया। लोगों में क्या हुआ कि मन मुटाव हो गया, लोग इस संस्था के प्रति अपने भावना, अपने विचार चेंज करने लगे, अपनी धारणाएं चेंज करने लगे। तो राम ने क्या किया, इनको समन्वित किया, इनको सही तरीके से समझाया। एक अच्छे प्रबंधक के रूप में इन सभी गुणों को शामिल करते हुए कार्य करना बहुत जरूरी है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधक इन सभी काम को शामिल करता है तो धीरे धीरे वह क्या हो सकता है, एक अच्छा प्रबंधक के रूप में उभर करके सामने आता है। तो ये जानते कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कौन क्या कर रहा है, राम किस किस प्रकार से काम को कर रहा है। अब हम इसके कार्यों के बारे में हम जानते हैं। तो राम ने सबसे पहले क्या किया, राम ने सबसे पहले एक योजना बनाई, एक विचार बनाया। तो नियोजन के अंतर्गत नियोजन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लोग है जो अपने विचारों को सोचता है, कार्य को करता है और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कार्य करता है। इसकी परिभाषा में कुंटल ओडोनेल क्या कहता है, कुंटल ओडोनेल कहता है कुंटल ओडोनेल क्या कहता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कहां करना है, की प्रक्रिया ही क्या है, नियोजन है। सबसे पहले हमने सोचा कि क्या काम करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे करना है और कहां करना है। ये सभी प्रक्रियाएं हम किसमें शामिल करते हैं, नियोजन में शामिल करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पहले योजना बनाई कि क्या करना है, कौन सा काम करना है, कब करना है, गर्मी में सर्दी में कब करना है और कैसे करना है। ये मार्ग बनाना तो हमें किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, ये मार्ग कब बनाना है, कौन व्यक्ति इस मार्ग को बनाएगा और कहां बनाएगा, क्यों, वातावरण में अनुकूल चाहिए, शायद सूख जाए ज्यादा गर्मी में तो वातावरण में अनुकूल चाहिए। तो ये सभी प्रक्रिया किसमें शामिल होती है, नियोजन में शामिल होती है। उसके बाद में संगठन में हमने देखा संगठन दो प्रकार के होते हैं। एक संगठन लोगों का समूह होता है, दूसरा संगठन क्रियाशील होता है जिसमें लोग मिलकर के काम करते हैं। तो क्रियाशील संगठन के अंतर्गत लोग शामिल होते हैं और उसके अनुसार कार्य किया जाता है। उस कार्य को निर्धारित रूप से प्रदर्शित करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अब लोगों का संगठन बना, संगठन बनने के बाद उन्होंने अलग अलग उनका निर्देशन किया, उनको समझाया, समझाने के बाद कार्य की रूपरेखा प्रदर्शित की, प्रदर्शित करने के साथ में धीरे धीरे लोग आगे बढ़े काम करने के लिए और अपने कार्य की रूपरेखा प्रदर्शित की। प्रदर्शित करने के बाद उनको अलग अलग प्रकार से नियंत्रित किया, किस प्रकार से कार्य को समायोजित किया जाएगा, उसके अनुसार काम को करना और उसके बाद उनको सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करना और निर्धारित प्रारूप के माध्यम से उनको धीरे धीरे समझाना। यह प्रक्रिया पूरी की पूरी कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, समन्वय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। विभिन्न विद्वानों की इनकी परिभाषाओं में हमने देखा था, इस प्रकार से परिभाषाओं को हमने देखा। उसके बाद में समन्वय के तीन तत्व बताए गए हैं और तीन तत्व कौन कौन से बताए गए हैं, संतुलन, समयबद्धता और एकीकरण। इनके तीन तत्व हैं, वो तीन तत्व कौन कौन से हैं, तो संतुलन, समयबद्धता और एकीकरण। इन तीनों तत्वों को शामिल करते हुए समन्वय किया जाता है। सभी में संतुलन बनाए रखना, सभी में समन्वय करना और सभी में एकीकरण करते हुए कार्य को करना, यह क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो हमने प्रबंध के मुख्य कार्य के बारे में जाना। अब हम जानते हैं प्रबंध के सहायक कार्य। सहायक कार्य देखिए प्रबंध के, तो सबसे पहले सहायक कार्य में क्या क्या आते हैं, तो आपको सबसे पहले सहायक कार्य बताएं। तो सबसे पहले संगठन के अंतर्गत आपको पता होगा कि निर्णय प्रक्रिया होती है। प्रबंध में क्या होता है, निर्णय। दूसरा हम देखें नियुक्तिकरण, संप्रेषण,
नवप्रवर्तन अभिप्रेरण और प्रतिनिधित्व, इन कार्यों के बारे में ये प्रबंध के क्या है, सहायक कार्य है। अब सहायक कार्य कैसे हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले निर्णय। अब संगठन के अंतर्गत व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई निर्णय लेता रहता है, कुछ निर्णय नकारात्मक रूप से, कुछ निर्णय सकारात्मक रूप से। मान लीजिए कि एक संगठन के अंतर्गत, संस्था के अंतर्गत कुछ लोग क्या करते हैं, कार्यों को करते हैं। अब काम को करते हैं तो कुछ काम है जो सकारात्मक रूप से, मान लीजिए कि एक संस्था में, एक संगठन में कुछ लोग कंप्यूटर बना रहे हैं। अब कंप्यूटर में जो जो कमियां आएंगी उस कमियों को दूर करने के लिए यह राम से कुछ विचार पूछेंगे। अब सहायक कार्य राम की कहानी में जो आगे बढ़ा है, राम से कुछ विचार पूछेंगे कि राम ने किस प्रकार से एक निर्णय लेने के लिए राम ने क्या किया, काम किया। अब राम क्या, अब लोगों को नियुक्त किया, लोगों ने क्या किया, एक कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर में जो कमियां आई उस कमियों को दूर करने के लिए राम के पास में सुझाव भेजा कि इस काम को इस प्रकार से किया जा सकता है। राम ने क्या कहा कि नहीं, ये काम इस प्रकार से नहीं करना है, तो नकारात्मक में, और राम ने कहा कि ये काम इस प्रकार से करना है तो ये सकारात्मक रूप से। तो संगठन के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, काम को करवाने के रूप में, काम को नहीं करवाने के रूप में। उसके बाद में नियुक्तिकरण, एक संस्था में धीरे धीरे कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनको निकालना, वापस नियुक्त करना, कुछ कर्मचारी छोड़कर चले जाते हैं, तो नियुक्तिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत यह गतिशील प्रक्रिया, यह क्रियाशील प्रक्रिया। गतिशील और क्रियाशील किस प्रकार से, क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। नियुक्तिकरण, एक कर्मचारी को निकालना, वापस दूसरे कर्मचारी को नियुक्त करना, निरंतर चलती है। तीसरी संप्रेषण और संचार। संप्रेषण आंतरिक संप्रेषण होता है और बाह्य संप्रेषण होता है। आंतरिक संप्रेषण अपने कर्मचारियों के मध्य, प्रबंधकों के मध्य, उद्यमियों के मध्य, और बाह्य संप्रेषण ग्राहकों के मध्य, अंशधारियों के मध्य और सरकार के मध्य। इन संप्रेषण प्रक्रिया को चलती रहती है। तो यह आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया है। फिर नव परिवर्तन और नवाचार, कोई भी संस्था है तो नए नए उत्पाद बनाना, नए नए विचार करना, नए नए प्रक्रियाएं करना, ये सभी नव परिवर्तन के अंतर्गत शामिल होती है। जो कंपनी, जो संस्था नवाचार नहीं करती है वह धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए नवाचार जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, संस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, वह आंतरिक अभिप्रेरित व्यक्ति है जिसके कारण से व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे अग्रसरित होता है। अब मान लीजिए कि कोरोना की छुट्टियां चल रही है, आपके पास अवकाश चल रहा है और आप पढ़ नहीं रहे। जब आपको पता है आपका पेपर 22 तारीख को है, तो आप 20 तारीख को रात को 12 बजे तक आप पढ़ेंगे किताब। भी आपकी मम्मी बोले कि बेटा सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, फिर भी आप पढ़ेंगे। तो ये क्या है, आप अभिप्रेरित होकर के पढ़े, नहीं परसों मेरे पेपर है मैं तो पढ़ूंगा। तो ये आप क्या है, अभिप्रेरणा है। आपको किसी ने नहीं कहा, लेकिन आप अभिप्रेरित होकर के पढ़ रहे हैं। ये क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जिसके अनुसार व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होकर के कार्य करता है। ये हम चौथे पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। उसके बाद में आता है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व यानी कि नेतृत्व प्रदान करना। अब नेतृत्व किस प्रकार से प्रदान करना, जब आपको पता होगा कि नेतृत्व एक नेता प्रदान करता है। और नेता कौन सा, राजनीति वाला नेता नहीं, पार्टी वाला नेता नहीं, बीजेपी वाला नेता नहीं, कांग्रेस वाला नेता नहीं, एक संगठन वाला नेता जो अपने अनुयायियों को, अपने कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करे, जिसके मार्गदर्शन में अनुयायी क्या करें, आगे बढ़े और धीरे धीरे अपनी संस्था की उन्नति की ओर अग्रसर हो। इसके लिए संगठन बहुत जरूरी है। आज के प्रश्न में हमने देखा प्रबंध प्रक्रिया क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या है और इसके सहायक कार्य क्या है। इसके अनुसार हमने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रबंध में प्रबंधक की क्या भूमिका होती है, प्रबंध किस प्रकार से काम करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रबंध प्रक्रिया के बारे में देखा, प्रबंधक कौन कौन से काम करते हैं, उन प्रक्रियाओं के बारे में जाना। आज हम प्रबंधक की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रबंधक की क्या क्या भूमिकाएं होती है। आपको पता होगा कि एक विद्वान हुए थे मिंटजबर्ग, उन्होंने प्रश्न भी पूछा था कि प्रबंधक क्या क्या काम करते हैं, उन्होंने अध्ययन किया था और उनके प्रश्न के बारे में एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबंधक वास्तव में किस प्रकार का काम करते हैं या वह क्या कार्य करते हैं। प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रबंधक कौन कौन से काम करता है, किस किस प्रकार से कार्य करता है, उन कार्यों के बारे में विभिन्न प्रकार से अध्ययन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रबंधक की भूमिका के बारे में कि प्रबंधक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, वह किस प्रकार से काम करता है।
तो आइए एक सारणी के माध्यम से इन प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले प्रबंधक की अंतर्व्यक्तिक भूमिका होती है। तो पहली भूमिका क्या होती है? अंतर्व्यक्तिक भूमिका। दूसरी कौन सी भूमिका होती है? दूसरी भूमिका होती है इसकी सूचनात्मक भूमिका। और तीसरी कौन सी भूमिका होती है? तो तीसरी इसकी भूमिका होती है निर्णयात्मक। इन तीनों भूमिकाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रबंधक केवल एक ही व्यक्ति इन तीनों भूमिकाओं में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है, अपने कार्य को करता है। अंतर्व्यक्तिक भूमिका के अंतर्गत आपने देखा था कि संस्था के अंदर ही वह रहते हुए किस प्रकार से काम को करता है और किस प्रकार से धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है। तो अंतर्व्यक्तिक भूमिका के अंतर्गत सबसे पहले वह क्या काम करता है? तो सबसे पहले वह काम करता है मुखिया के रूप में। मुखिया के रूप में वह धीरे धीरे किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से नियंत्रण करता है। दूसरा काम वह क्या करता है? एक नायक या नेता की भूमिका के रूप में, मुखिया की भूमिका के रूप में। और तीसरी इसकी भूमिका आती है संपर्क अधिकारी के रूप में। याद रखें, अंतर्व्यक्तिक भूमिका में किस किस प्रकार से भूमिका निभाता है? मुखिया के रूप में, नायक या नेता के रूप में, संपर्क अधिकारी के रूप में। फिर इसकी आती है सूचनात्मक भूमिका। सूचनात्मक भूमिका में वह क्या करता है? प्रबोधक। इसमें सबसे पहले वह प्रबोधक या निरीक्षक के रूप में क्या करता है? भूमिका निभाता है। प्रबोधक या निरीक्षक के रूप में। दूसरे इसमें वह क्या करता है? प्रसारक या प्रचारक के रूप में सूचनाओं का प्रसार करता है, सूचनाओं का प्रचार करता है। प्रसारक या प्रचारक के रूप में आपने देखा, प्रबोधक और प्रसारक के रूप में, दूसरा प्रचारक के रूप में, और तीसरा वह क्या करता है? प्रवक्ता के रूप में। किसमें? सूचना पहुंचानी है लोगों तक। पहले तो सूचनाओं का निरीक्षक करेगा, सूचनाओं का देखेगा, सूचनाओं को बनाएगा, उसके बाद में उसका प्रसार करेगा, प्रसार करने के बाद लोगों को क्या करेगा? बताएगा। तीसरा उसमें क्या करता है? तीसरा निर्णय लेता है। तो निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय लेता है उद्यमी या साहसी भूमिका। 11 पार्ट में उद्यमिता के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि उद्यमिता किस प्रकार से है। साहसवर्ती, उद्यमिता को एक नाम साहसवर्ती भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें साहस लेते हुए, इसके साहस के साथ व्यक्ति कार्य करता है, इसलिए उसको साहसी भी कहते हैं। दूसरी है क्या करता है? अशांति या उपद्रव निवारक भूमिका। संस्था में अशांति होती है, संस्था में उपद्रव होता है, उसको निवारण करने के लिए वह किस प्रकार से काम करता है? तीसरा संसाधक। तीसरा वह क्या करता है? संसाधन वितरक के रूप में। संसाधनों का वितरण करना, संसाधनों का उपयोग करना, किस प्रकार से करना। और लास्ट होता है मध्यस्थ या वार्ताकार। मध्यस्थ या वार्ताकार के रूप में। तो इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अंतर्व्यक्तिक भूमिका में एक संस्था के अंतर्गत एक मुखिया द्वारा संस्था के लोगों को जो कार्य प्रदर्शित किया जाता है, जो कार्य करने के लिए दिया जाता है, उन कार्यों को निर्धारित रूप से प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति क्या करता है कि कार्यों को करता है। कार्यों को सम्मिलित करते हुए, कार्यों को निर्स्थापित करते हुए व्यक्ति क्या करता है? काम को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज में क्या करता है? नायक या नेता के रूप में। नायक या नेता के रूप में व्यक्ति क्या करता है कि उसके अनुयायी होते हैं, उसके जो संगठन में जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों का धीरे धीरे उनका मार्गदर्शन करना, उनका नेतृत्व करना और उनको कार्य करने के लिए धीरे धीरे अग्रसर करना, यह उसकी नायक की भूमिका में, नेता की भूमिका में होता है। तीसरा संपर्क अधिकारी के रूप में। अब संपर्क अधिकारी के रूप में किससे संपर्क करेगा?
बाहर ग्राहकों के से संपर्क करेगा, अन्य कंपनियों से संपर्क करेगा, अपने प्रतिनिधियों से संपर्क करेगा, अपने प्रतिस्पर्धी होंगे उनसे संपर्क करेगा और संपर्क के रूप में उसे धीरे धीरे लोगों से संपर्क करते हुए अपनी संस्था को, अपने संगठन को धीरे धीरे आगे ले जाना होगा। तो इन अंतर्व्यक्तिक भूमिका में संस्था से संबंधित जो भूमिकाएं होगी उन भूमिकाओं के अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं। फिर आता है सूचनात्मक भूमिका। सूचनात्मक भूमिका क्या होती है कि सूचनात्मक भूमिका में प्रबोधक या निरीक्षक के रूप में कोई सूचना होगी, उस सूचना को बनाना, सूचना को बना करके धीरे धीरे उसका निरीक्षण करना, उसका निरीक्षण करने के बाद में लोगों के पास में, अपने कर्मचारियों के पास में सूचना को पहुंचाना, अपने अधिकारियों को इस सूचना के बारे में बताना, जो उसके अधीनस्थ होंगे उन अधीनस्थों को इस सूचना के बारे में बताएगा। तो प्रसारक के रूप में वह क्या करेगा, सूचनाओं को लोगों को बताएगा। अब प्रवक्ता के रूप में जो सूचनाएं लागू की गई है उस सूचनाओं को लागू करवाना और साथ में उसका निरीक्षण करते हुए उसको प्रदर्शित करना, लोगों को बताना, अपने कर्मचारियों को बताना और साथ में बाहर के लोगों को भी बताना। तो यह इसमें प्रवक्ता के रूप में यह काम करता है सूचनाओं से संबंधित। फिर निर्णयात्मक भूमिका में क्या करता है कि उद्यमी कौन होता है, तो उद्यमी देखें तो सबसे पहले एक छोटे से रूप में देखें तो उद्यमी, उद्यम और उद्यमिता। उद्यमी, उद्यम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, उद्यमी है। उद्यमी काम को करता है, काम को, कार्य को करता है। और क्या काम करता है उद्यम स्थापित किया है उसने, उद्यमी ने उद्यम स्थापित किया है। इसके बीच में जो काम की जो क्रियाएं होगी वो क्रिया क्या कहलाएगी, उद्यमिता कहलाएगी, यानी उद्योग स्थापित करना। और उद्योग, छोटा उद्योग लगाएगा तो छोटी समस्या आएगी, जोखिम छोटी होगी। बड़ा उद्योग लगाएगा तो जोखिम बड़ी होगी, साहस की आवश्यकता होगी। इसलिए उद्यमी या साहसी भूमिका, उद्यमिता को साहसवर्ती भी कहते हैं। फिर अशांति या उपद्रव निवारक, एक संस्था के अंतर्गत उपद्रव भी हो सकता है, कर्मचारी आपस में लड़ भी सकते हैं, बाहर के कर्मचारी भी आ सकते हैं। तो उपद्रव या अशांति निवारक की भूमिका के अंतर्गत भी वह संस्था में क्या करता है, निर्णयात्मक भूमिका लेता है। फिर संसाधन का वितरण करना, किस व्यक्ति को कौन से संसाधन की आवश्यकता है उस संसाधन को उपलब्ध करवाना भी निर्णयात्मक भूमिका के अंतर्गत, प्रबंधक के अंतर्गत होता है। फिर मध्यस्थ या वार्ताकार भूमिका के अंतर्गत क्या करता है कि वह एक दूसरे लोगों के बीच में मध्यस्थता करता है, चाहे अपने ग्राहकों के बीच में करे, चाहे सरकार के बीच में करे, विभिन्न लोगों के मध्य मध्यस्थता का काम करता है, वार्ताकार भूमिका का काम करता है। इसलिए इसे हम प्रबंधक की निर्णयात्मक भूमिका अंतर्गत देखते हैं। आपने देखा तीनों भूमिकाओं के बारे में जाना, इसलिए हम जानते हैं कि तीनों भूमिकाएं अंतर्व्यक्तिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक भूमिका। हमने प्रबंधक की भूमिका के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं प्रबंधक के कौन कौन से प्रबंधक होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय, किस किस प्रकार से प्रबंधक होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब प्रबंध पदानुक्रम, पदानुक्रम के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखें, एक होता है उच्च स्तरीय, या हम इसे भी कह सकते हैं शीर्ष स्तरीय प्रबंधक। दूसरा होता है मध्यम स्तरीय प्रबंधक और तीसरा होता है अपना निम्न स्तरीय या फिर पर्यवेक्षक प्रबंधक। अब इन तीनों भूमिकाओं में प्रबंध कौन कौन से किस किस प्रकार से काम करता है, इन कामों को अध्ययन करने के लिए हम जानते हैं। आइए सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंधक, और उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो संचालक मंडल, संचालक मंडल के रूप में, प्रबंध संचालक के रूप में, तीसरा इसमें आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, या हम चौथा कह सकते हैं अधिसाक्षी अधिकारी के रूप में। उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत क्या काम करता है, संचालक मंडल के रूप में, प्रबंध संचालक के रूप में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में और अधिसाक्षी अधिकारी के रूप में प्रबंधक काम करता है। फिर मध्यस्थ में क्या काम करता है, क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, मंडल प्रबंधक के रूप में,
क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, मंडल प्रबंधक के रूप में, विभागीय प्रबंधक के रूप में, संयंत्र प्रबंधक के रूप में काम करता है। विभागीय प्रबंधक के रूप में, संयंत्र प्रबंधक के रूप में कार्यों को वह क्या करता है, संपादित करता है। तो आपने देखा उच्च स्तरीय प्रबंधक और मध्यम स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत किस किस प्रकार से काम करता है। फिर वह क्या काम करता है, निम्न स्तरीय और प्रयोजक में क्या करता है, शाखा प्रबंधक के रूप में। दूसरा अनुभाग प्रबंधक के रूप में, हम कह सकते हैं यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में, और हम कह सकते हैं फोरमैन के रूप में। प्रबंधक के अंतर्गत एक प्रबंधक द्वारा इन भूमिकाओं का निर्वहन किया जाता है और इनकी भूमिकाओं का पदानुक्रम किस प्रकार से होता है। तो आइए एक बार इनको समझते हैं। सबसे पहले उच्च स्तरीय या शीर्ष प्रबंधक के रूप में एक प्रबंधक होता है जो धीरे धीरे संस्था के उच्च स्तर के प्रबंधकों में शामिल होता है। वह संस्था के द्वारा उच्च स्तरीय प्रबंधकों को शामिल किया जाता है, जहां निर्णय प्रक्रिया शामिल होती है, जहां नेतृत्व शामिल होता है, जहां पर वह क्या करता है कि एक निर्णय लेता है संस्था के लिए, संस्था के कार्यों के लिए, संस्था की प्रगति के लिए वह विभिन्न प्रकार के निर्णयों को शामिल करता है। तो उच्च स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत शामिल होता है। फिर संस्था का संचालन करना, उसको धीरे धीरे संस्था के आगे बढ़ाना, लोगों को शामिल करना और उसके द्वारा कार्य करना, एक प्रबंधन के अंतर्गत संचालन करना, यानी कि इसके अंतर्गत संस्था से संबंधित कार्य होंगे। जो कार्य संस्था से शामिल किए जाएंगे वो सभी कार्य इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अधिशासी अधिकारी के रूप में संस्था के अंतर्गत उच्च स्तरीय प्रबंधक शीर्ष के अंतर्गत क्या करते हैं, यह काम करते हैं। फिर आगे देखिए मध्यम स्तरीय प्रबंधक के अंतर्गत क्या होता है, एक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि जो संस्थाएं होगी, यहाँ पर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की शाखा जहाँ जिस क्षेत्र में होगी, जिस मंडल में होगी, जिस विभाग में होगी या जिस संयंत्र में होगी, उनका संचालन करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रबंधक होगा, एक मंडल प्रबंधक होगा, एक विभाग का प्रबंधक होगा, एक संयंत्र का प्रबंधक होगा, जो उनके काम में जो काम हमने यहाँ पर देखा था प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कार्यों को ये धीरे धीरे अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई संस्था है जो अमेरिका में है, अमेरिका की जो संस्था है, या मान लीजिए अपने भारत की जो संस्था है, रिलायंस कंपनी भारत की मान लेते हैं, रिलायंस कंपनी है जो भारत की कंपनी है। अब वह कंपनी क्या है, अगर राजस्थान के जयपुर सिटी में आकर के वह कंपनी होती है, उस सिटी में उस संस्था का जो नियंत्रण करता है, उस संस्था का जो नियोजन करता है, उस संस्था का जो नेतृत्व करता है, उसे हम क्षेत्रीय प्रबंधक कहेंगे। वही संस्था अपने बीकानेर में होती है तो मंडल में कह सकते हैं, वही संस्था विभाग में होती है तो उस विभागीय प्रबंधक के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, और वही संस्था अपने नौखे में होती है तो संयंत्र प्रबंधक के रूप में शामिल कर सकते हैं। उनको अलग अलग भागों में अलग अलग विभाग के अंतर्गत अलग अलग प्रबंधक होंगे। अब शाखा प्रबंधक क्या होता है, अब शाखा प्रबंधक मान लीजिए कि यह शाखा है अपने नोखा वाली। अब इस नोखा वाली शाखा में क्या हुआ कि इस शाखा का नियंत्रण करने के लिए जो प्रबंधक होगा, अंदर जो नियंत्रण करेगा, उसे हम शाखा प्रबंधक कहेंगे, उसे हम अनुभाग प्रबंधक कहेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में उसका अलग अलग नियंत्रण करना, अलग अलग निरीक्षण करना, वह सभी इसके अंतर्गत शामिल है। और फोरमैन क्या होते हैं, फोरमैन, ड्राफ्टमैन, ये कर्मचारी क्या करते हैं कि इन सभी के द्वारा कार्यों को संपादित किया जाता है। और संस्था में अब एक चीज इसमें क्या होती है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक क्या करता है, आदेश देता है, उच्च स्तरीय प्रबंधन निर्देश देता है। किसको देता है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करेंगे, यह शिकायत देंगे, जो शिकायतें आएगी वो यह सुझाव देंगे। किसको देंगे, उच्च स्तरीय प्रबंधक को देंगे। इनके बीच में कड़ी का काम कौन करेगा, तो इनके बीच में कड़ी का काम करेगा मध्यम स्तरीय। यह सीधे निम्न स्तरीय प्रबंधक है जो सीधे उच्च स्तरीय प्रबंधक से संपर्क नहीं करेंगे, उच्च स्तरीय प्रबंधक सीधे निम्न स्तरीय प्रबंधक से संपर्क नहीं करेंगे। इनके बीच में मध्यस्थ का काम करता है मध्य स्तरीय प्रबंधक। तो हमने जाना कि प्रबंधक पदानुक्रम किस प्रकार से काम करता है। धीरे धीरे उच्च स्तरीय प्रबंधक के बारे में जाना, मध्यम स्तरीय प्रबंधक के बारे में जाना, निम्न स्तरीय प्रबंधक के बारे में जाना। इनको आप विस्तार से मैंने आपको बताया है, फिर भी आप एक बार इनको पॉइंटों के आधार पर याद करना, फिर इनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमने आज के वीडियो में देखा प्रबंध प्रक्रिया, प्रबंध पदानुक्रम
और प्रबंध के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से प्रबंधक की भूमिकाएं होती है। यह अपना दूसरा टॉपिक आज, दूसरा लेसन है जो आज कंप्लीट हुआ।